Hello everyone, welcome back and today we are going to discuss about question number 36. Question number 36 से हम आगे शुरू करेंगे और देखते हैं इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं। जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा ताकि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। उसके आंसर्स अवेलेबल हैं, आप स्लाइड्स के थ्रू उसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। PR Engineering Limited is considering the purchase of a new machine which will carry out some operations which are at present performed by manual labor. So अभी क्या है, कुछ मैनुअल लेबर द्वारा काम चल रहा है जो अब मशीन के थ्रू हम करना चाहते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टू अल्टरनेटिव मॉडल MX एंड MY आर अवेलेबल। अच्छा, MX और MY नाम की दो हमारे पास में मशीन्स है जिसमें से हम कोई एक मशीन खरीद सकते हैं। कॉस्ट दी है आपको दोनों मशीन की 8 लाख और 10,20,000। एक्सपेक्टेड लाइफ भी दोनों की सेम दी है 6 साल। स्क्रैप वैल्यू 20,000 और 30,000। 6 साल के अंत में हम 20,000 और 30,000 में इनको स्क्रैप कर देंगे। एस्टिमेटेड नेट इनकम बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स आपको दिया हुआ है। तो देखो, एक तो स्टार्टिंग में आपके पास में जो इनिशियल कैश फ्लोज है वो ये है, टर्मिनल कैश फ्लोज है वो ये है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो ऑपरेशनल कैश फ्लोज है वो ये दिए हुए 6 साल के। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% लगाना है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपको 10% है, मतलब 10% से डिस्काउंटिंग करोगे टैक्स से 30। डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करना है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही डेप्रीशिएशन चार्ज करने का निकल रहा है हमारा, तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे सर? 8 लाख में से 20,000 माइनस कर दिए, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 6 साल। फिर 10,20,000 में से 30,000 माइनस कर दिए डिवाइडेड बाई 6 साल। कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन भी आपके पास में आ जाएगा और डेप्रिशिएशन का पर्पस क्या है? सिर्फ टैक्स सेविंग। सो 30% की टैक्स सेविंग उस पर होएगी। नेट इनकम बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है सर? ये वाली फिगर आप लोगे, ऐसे ही टेबल बनाओ, ये वाली फिगर लो, इसमें लिखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। अब आप डेप्रिशिएशन माइनस करो तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, मतलब टैक्स आफ्टर टैक्स फिगर, और उसमें अब डेप्रिशिएशन ऐड बैक करके कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के बाद में आप नेक्स्ट कॉलम बनाओगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, जो 10% आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ है, नीचे में फैक्टर्स दिए हुए हैं। उसके बाद में आप निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे करके दूसरी मशीन के भी निकाल लो, दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रपोजल। अब पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपको ये कैश फ्लोज लेने पड़ेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं, पे बैक जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है वो, यानी कि जो टेबल में दी है वो। यानी कि अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 8 लाख का। 8 लाख में से पहले साल 2,50,000 रिकवर हो गया, फिर 2,30 हो गया, फिर 1,80 हो गया। कहाँ पे वैल्यू जीरो आती है वो आपको पता करना है। उसके बाद में नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है और कौन सा प्रपोजल आप रिकमेंड करेंगे। आप रिकमेंड कौन सा प्रपोजल करेंगे? जिसकी भी एनपीवी सर सबसे ज़्यादा होगी वो। क्वेश्चन जा रहा है होमवर्क में, क्योंकि इसमें और कुछ नया नहीं है और इजी भी काफ़ी है। सो आप करो और चेक करके देखो, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 37 मैं सॉल्व करवाऊंगा। 37 और 38 दोनों सेम है। 37 में सॉल्व करवाता हूँ, 38 आपको अपने लिए रखना है एज एन होमवर्क। आइए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। XYZ Limited is planning to introduce a new product with a project life of 8 years। एक नया प्रोडक्ट हम मार्केट में लाना चाहते हैं जिसकी लाइफ होगी 8 साल की, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज टू बी सेट अप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो हर एरिया में, हर सिटी में SEZ हो सकता है। मैं हर सिटी में तो नहीं बोलूँगा, मैं कई सारी जगह पे इंडिया में SEZ जोन बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए इंडस्ट्रीज़ के लिए। और वहाँ पे अगर आप अपनी इंडस्ट्री डालते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। टैक्सेस में गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है और रेट्स भी काफ़ी कम होते हैं। आगे देखो, द प्रोजेक्ट इज़ टू बी सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर वन टाइम, सॉरी, विच क्वालिफाइज फॉर वन टाइम एट स्टार्टिंग, यानी कि टाइम 0, टैक्स फ्री सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 25 लाख ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें 25 लाख की गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और आप कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 1.75 करोड़, यानी कि 175 लाख की मशीन लाओगे तो गवर्नमेंट 25 लाख की सब्सिडी देगी। आपकी बुक्स में आप वैल्यू कितनी दिखाओगे फिक्स्ड एसेट्स की? 150 लाख की, ठीक है।
एडिशनल इक्विपमेंट भी लगेगा। तो ये तो था पहला इक्विपमेंट, जो सबसे बड़ा इक्विपमेंट लगना था स्टार्टिंग में, वो है 175 लाख का, जिसमें 25 लाख की सब्सिडी मिल रही है और बुक्स में उसकी वैल्यू हम 150 लाख दिखाएंगे। उसके बाद और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसकी कीमत होगी सर 12.5 लाख रुपए, लेकिन ये आपको कब लगेगा? थर्ड ईयर के एंड में लगेगा। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में ला रहे हो आप, थर्ड ईयर के एंड में, फ्रॉम द कैश इनफ्लो ऑफ दिस ईयर। एट द एंड ऑफ द 8 ईयर्स, 8 साल के अंत में, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो आपने 175 लाख का खरीदा था उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी। बट जो एडिशनल इक्विपमेंट आपने खरीदा है 12.5 लाख रुपए का, उसकी रीसेल वैल्यू रहेगी 1,25,000 की। सो दिस इज गुड। ओरिजिनल इक्विपमेंट 175 लाख का कुछ भी कीमत पे नहीं बिकेगा, जीरो वैल्यू है उसकी। तो डेप्रिसिएशन निकालोगे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगा तो 175 माइनस जीरो, नहीं 175 नहीं, क्योंकि बुक्स में अब वो 150 दिख रहा है, तो 150 माइनस जीरो बाय 8 साल करोगे। लेकिन दूसरा जो इक्विपमेंट आपने लाया 12.5 लाख का, उसमें आप 1.25 लाख का सैल्वेज वैल्यू माइनस करके डिवाइडेड बाय आप उसको 5 करोगे। सर 5 क्यों किया? क्योंकि उस मशीन को 5 ही साल तक चलाया, तीसरे साल के अंत में लाया, तो 3 और 8 के बीच में जो गैप है, उसी टाइम, उसी दौरान उस नई मशीन को हमने चलाया, नए इक्विपमेंट को चलाया। सो 5 ही साल का डेप्रिसिएशन। A working capital of 20 लाख will be needed and it will be released at the end of 8th year। ध्यान देंगे, अगर ये सेंटेंस नहीं भी होता ना सर, इट विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ 8th ईयर, तो भी हम रिलीज में लेते। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जब बात आई थी तो स्टार्टिंग में उसको आउटफ्लो दिखाया और उसके बाद एंड में उसका इनफ्लो भी दिखाया। द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है। द सेल्स वॉल्यूम ओवर 8 ईयर्स हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। पहले साल आप 72,000 यूनिट्स बेचोगे, दूसरे साल 1,08,000 यूनिट बेचोगे, तीसरे साल 2,60,000 यूनिट बेचोगे, चौथे और पांचवें साल आप 2,70,000 यूनिट पर ईयर बेचोगे। ये ध्यान देना कि ये पर ईयर का है। 2,60,000 अगर एक साल का है तो 2,70,000 भी एक ही साल का है। सो चौथे साल 2,70,000 और पांचवें साल 2,70,000, क्योंकि दोनों ईयर में फिगर सेम थी इसलिए उन्होंने यहाँ पे 4 और 5 ऐसा लिखा है। 6, 7, 8 यानी कि आखिरी के 3 साल में हर साल 1,80,000 यूनिट्स हम बेचेंगे। सेल प्राइस जो है वो रखी है हमने 120 रुपीज़ पर यूनिट की, और उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने रखे हैं 60%, जो कि आता है 72 रुपीज़, यानी 12 इंटू 6 अगर करोगे तो 72। फिक्स कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विल अमाउंट टू 18 लाख पर एनम। ठीक है, कैश कॉस्ट लिखा है इसने, यानी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई लॉस होता है ऑफ एनी ईयर, किसी भी वर्ष में अगर हमको नुकसान होता है तो वो सेट ऑफ होगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 ईयर। यानी कि इस साल अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया नेगेटिव 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए का अगर मुझे नुकसान हुआ है, तो ये मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ अगले साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। अगले साल अगर 20 लाख का प्रॉफिट आया तो उसमें 10 लाख सेट ऑफ हो जाएगा, तो जो टैक्स मेरे को अगले साल पे करना पड़ेगा वो अपने आप ही आपका कम हो जाएगा। The company is subject to 30% tax rate and considers 12% as an appropriate after tax cost of capital। यानी कि डिस्काउंटिंग करनी है तो 12% पे आप डिस्काउंटिंग करोगे, 30% पे आप टैक्स का कैलकुलेशन करोगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो किया जाता है। कैलकुलेट क्या करना है सर? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, और एडवाइस करो मैनेजमेंट को कि हम डिसीजन क्या लें। एनपीवी पॉजिटिव आई तो हम डिसीजन लेंगे सर, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, नेगेटिव आई तो हम डिसीजन लेंगे सर, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, फैक्टर्स भी आपको दिए हुए हैं, हम 3 हिस्सों में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। सो एक होगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, दूसरा होगा ऑपरेशनल कैश इनफ्लोज, और तीसरा होगा टर्मिनल कैश फ्लोज। आप उसको ऐसा लेके चलो, इनिशियल कैश फ्लोज, ऑपरेशनल कैश फ्लोज और टर्मिनल कैश फ्लोज। ठीक है, सबसे पहले एक ही इसमें काम हो सकता है हमारा। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ।
एनपीवी ही निकालनी है ना हमको। इनिशियल ईयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, मैंने यहाँ ज़ीरो ले लिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना आएगा सर? 175 लाख में से 25 लाख मेरे को वापस आ जाएंगे, ठीक है, प्लस 20 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो 170 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट मान के चलता हूँ, जिसमें 150 लाख का मेरा फिक्स्ड एसेट्स है और 20 लाख का मेरा वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने सेल्स वॉल्यूम दिया है ना, चलो फिर मैं ना वैसे ही सॉल्व करता हूँ जैसे इन्होंने दिया हुआ है। ध्यान दो, इनिशियल कैश फ्लो हम क्या लेंगे? न्यू इक्विपमेंट जो कि है 175 लाख का, लेस सब्सिडी माइनस हो जाएगी गवर्नमेंट को दी हुई, क्योंकि वो हमको पैसा वापस आ जाएगा। मशीन खरीदने के लिए तो 175 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आपको 25 लाख की सब्सिडी दे देगी। अब स्टार्टिंग में हमारा वर्किंग कैपिटल भी जाएगा। वर्किंग कैपिटल बिजनेस शुरू करने के लिए लगता है, इसलिए 20 लाख रुपए का आप वर्किंग कैपिटल भी मान के चलो, ठीक है। सो टोटल मिला के आपका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो है 170 लाख का, ठीक है। अब इसके बाद बी पॉइंट पे आते हैं, हम टर्मिनल कैश फ्लोज भी कैलकुलेट कर ले। अभी टर्मिनल में आई थिंक और कुछ है नहीं, तो टर्मिनल रहने दो, हम ऑपरेशनल कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, 6, 7 एंड 8 ईयर, उन्होंने ऐसा लिया है, ठीक है, तो हम भी ऐसा ही लेंगे। यूनिट्स हम लिख लेते हैं 72, 1,08,000 और 2,60,000। 270 और 180, चलो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सेलिंग प्राइस, अच्छा कंट्रीब्यूशन ले लूँ मैं सीधा सीधा,
कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो सर? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपका निकलेगा 120 माइनस 60% ऑफ 120, तो आंसर आएगा 48 का कंट्रीब्यूशन रुपीस पर यूनिट। तो ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 34,56,000 51,48,000 124,80,000 129,60,000 86,40,000 ठीक है, ये समझ में आया? थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं, तो बस ध्यान देते जाओ आप आगे आगे क्या होता है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम सर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमको कितनी बोली है क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट हमको बोली गई है क्वेश्चन में कि 18 लाख पर एनम होगी। ठीक है, इसके बाद क्या माइनस होगा, ध्यान दो। अब तो आई थिंक डेप्रिसिएशन ही माइनस होगा, और कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे। ओरिजिनल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन और एडिशनल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन। सो ओरिजिनल इक्विपमेंट पे अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ध्यान दो। 150 लाख की आपकी मशीन है, ज़ीरो सैल्वेज वैल्यू है, तो बचे 150 लाख, डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करोगे तो 18,75,000 आ रहा है। ठीक है, और एडिशनल इक्विपमेंट आपने पहले 3 साल में कहीं भी नहीं खरीदा, आपने 3 साल के एंड में खरीदा, तो डेप्रिसिएशन का पहला साल कौन सा होगा उसके लिए? 4th ईयर। जो भी 4th ईयर 3 साल के एंड में खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन उसके अगले साल लगाओगे ना, जब से मशीन यूज़ करना चालू करोगे। सो 4th ईयर की स्टार्टिंग से चालू की तो 4th ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा। और अब उसके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ध्यान दो, मैं फिलहाल तो नीचे लिख लेता हूँ, लेकिन उसके बाद उसको हटाएंगे अपन वहाँ से। ओरिजिनल के लिए आप क्या लोगे? स्ट्रेट लाइन मेथड ना, 150 माइनस 0/8 यानी कि 18.75, और एडिशनल इक्विपमेंट जो है 12.5 माइनस 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 ही साल तक यूज़ किया, 2.25 लैक्स। ठीक है, तो ये मैं डाल देता हूँ 2,25,000। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन भी आ गया हमारे यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। और कुछ कॉस्ट है क्या जो माइनस करने की है, आउटफ्लो है क्या जो माइनस करने का है, वो मैं देख लेता हूँ पहले। देखो मैंने क्या क्या ले लिया वो मैं मार्किंग करते जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। 25 लाख ले लिया, 1.75 ले लिया, 12.5 ले लिया, 1.25 ले लिया, 20 लाख का वर्किंग कैपिटल ले लिया,
ये सारा ले लिया, 120 पर यूनिट, 60%, 18 लाख, सब ले लिया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं ले चुका हूँ। तो अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ सर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। 34,56,000 माइनस 18 लाख माइनस 18,75,000। सो ये आपको नुकसान देगा 2,19,000 का। उसके बाद 51,48,000, ठीक है, 51,48,000 माइनस 18,75,000। सो दैट्स 14,73,000 का प्रॉफिट। फिर 1248,000 माइनस 18,75,000। सो दैट्स 88,05,000। देन 1296,000 minus 18 lakh minus 1875 minus 225,000, so that's 9060. okay, 8640। अरे कैलकुलेटर को क्या हो गया, 86,40,000 minus 18 lakh minus 18,75,000 minus 225,000, so that's 47,40,000। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब टैक्स की फिगर लेंगे, अलग से कॉलम लेना ज़रूरी है। पहले साल नुकसान है तो पहले साल तो कोई भी टैक्स नहीं आएगा आपका, ठीक है। दूसरे साल टैक्स की अमाउंट कितनी आएगी ये प्रॉपरली कैलकुलेट करो। सो दूसरे साल जो टैक्स की अमाउंट आएगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, 14,73,000 माइनस 2,19,000 का जो आपका पुराने साल का लॉस था वो अब सेट ऑफ हो जाएगा। सो इस साल सेकंड ईयर में जो आप टैक्स पे करोगे वो सर पूरी अमाउंट पे नहीं करोगे, पहले जो भी प्रॉफिट आया उसमें से पुराना लॉस एडजस्ट करो। अब इस पे जो बचा कुचा है आप परसेंटेज लगाओगे जो कि होगा 30%। सो $3,76,200। फिर 26,41,500, $27,18,000, 14,22,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 2,19,000 का नुकसान, राइट, 14,73,000 minus 376,200, so that's 10,96,800, 88,05,000 minus 26,41,500, that's 61,63,500, 90,60,000 minus 27,18,000, तो 63,42,000, 47,40 लेस 14,22,000, सो ये आ गया 33,18। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं सर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यानी कि डेप्रिशिएशन इस वाली फिगर में आप ऐड कर दोगे। सो 18,75,000 में ऐड हो जाएगा 2,19,000, सो दैट्स 16,56,000, then 10,96,800 plus 18,75,000 goes to 29,71,800, 61,63,500 plus 18,75 goes to 80,38,500, 63,42,000 plus 18,75 goes to
17,000, 33,18,000। अच्छा, लास्ट वाले ईयर में 82, थोड़ा सा फिगर बदलेगा। 63,42,000 प्लस दो डेप्रिशिएशन की फिगर है उसमें, 18,75,000 प्लस 225,000, सो दैट्स 84,42,000। लास्ट में 47,40,000 नहीं, 33,18,000 आपको दिख रहा है, आई होप। 33,18,000, एक सेकंड होल्ड करना। सो ध्यान दो, 33,18,000 प्लस 18,75,000 प्लस 225,000, सो 54,18,000, ये हमारे कैश फ्लो है। सो बहुत सारे कैलकुलेशन आ गए इसमें। देखो अभी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन है, इसलिए कहीं गड़बड़ ना हुई हो, बस यही दिक्कत है। ध्यान दो, 72,000 इंटू 48 माइनस 18,00,000 माइनस 18,75,000, सो 2,19,000 आ रहा है, प्लस 18,75,000, दैट 1656। ओके, गुड। 1,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस 18 लाख माइनस 18,75,000 प्लस 30%, सो दैट्स 1056। ओ ओ ओ ओ देखने दो, ये यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। 48 इंटू 1,08,000, अच्छा हाँ ठीक है, सही है। $15,09 क्यों आ रहा है? $1,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 इज 51,84 आ रहा है। ओके सॉरी, यहाँ एक गड़बड़ है। $51,84 आ गया। अब उसमें से हम माइनस करेंगे 18,00,000, फिर 18,75,000, तो 15,09,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब 15,09,000 में से माइनस होगी चीज़ें, 2,19,000, 12,90,000 पे अब लगेगा 30%, सो 3,87,000 आ रहा है, यानी 3,87,000। यानी कि 15,09,000 माइनस 3,87,000, सो दैट्स 11,22,000, और उसमें 18,75,000 का डेप्रिसिएशन एड बैक करने के बाद 29,97,000, ठीक है।
आगे नेक्स्ट वाला मैं चेक करता हूँ। 2,60,000 इंटू 48 माइनस 18 लाख minus 18,75,000, so 8805 less 30% is 61,63,500 plus 18,75,000 that's 80,38,500। ठीक है, उसके बाद वाला 2,70,000 इंटू 48 माइनस 18 लाख माइनस 18,75,000 माइनस 225,000 प्लस 18 लाख नहीं less 30% that's 6342 plus 18,75,000। okay sir, okay 6342,000 plus 18,75,000 plus 2,25,000 that's 8442। okay, last 1,80,000 into 48 less 18 lakh less 18,75,000 less 225,000 4740 less 30% का tax and then 1875 add back 5193 plus 225,000 that's 5418। ठीक है, डबल कैलकुलेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि उसमें एक गलती हमको मिल गई थी। अगर मैं नहीं करता, टाइम लगा 5 मिनट में, मानता हूँ आप बोर भी होंगे उस दौरान में, लेकिन अगर नहीं करता तो दिक्कत बड़ी हो जाती। सो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हमारे आ चुके हैं। अब हम एनपीवी सर निकाल सकते हैं। अब एनपीवी का कैलकुलेशन देखो। ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। 0 पॉइंट पे आपके जेब से कितने गए पता है? 170 लाख, जिसका फैक्टर था 1। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4, 5th, 6, 7, 8 और 8, ये ऐसे लूँगा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 16, 56, 29, 97, 80, 38, 500, 84, 42, 000 and then 54, 18, 000। और लास्ट ईयर में आपको 1,25,000 मिले, वो वाली ओल्ड, सॉरी जो नया इक्विपमेंट आपने खरीदा था ना, उसको बेच के। अच्छा, नया इक्विपमेंट है उसको बेच के, प्लस 20 लाख का वर्किंग कैपिटल भी रिलीज हुआ है आपका। दिस वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड, ब्रैकेट में लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझे तो, एंड दिस इज सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, अब आप फैक्टर लो। क्वेश्चन में कितने परसेंट से फैक्टर दिया हुआ है आपको? 12% से। 0.893, 0.797, 0.893, 0.797, 0.712636, 0.567, 0.507, 0.452 और 0.404। अच्छा, ये गड़बड़ होगी। 0.404। अब एक चीज पे ध्यान दो आप, 4 to 5 यानी कि वो 2 साल की कैश फ्लो है, वो 1 साल की नहीं है। हर साल वही कैश फ्लो होनी है, यानी 84,42,000 जो कैश फ्लो है चौथे साल में भी होगी और 5वें साल में भी होगी। क्योंकि सेम कैश फ्लो तो हम एन्युटी कंसिडर करते हैं, तो चौथे और 5वें साल के फैक्टर्स का टोटल आएगा वहां पे। चौथे और 5वें साल के फैक्टर की टोटल है 0.636 प्लस 0.567,
दैट्स 1.203। और अब जो बचा है वो है 6, 7, 8, यानी कि आखिरी के 3 साल के फैक्टर्स की टोटल। $1.363। अब करो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट। सो 1656,000 into 0.893, that's 1478,808। 2997,000 into 0.797, that's 2388,609। 8038,500 into 0.712, 5723,412। That's 101,55726। 7384,734। 50,500। ये 20 लाख है। 8,08,000। सो टोटल देखो क्या आती है। ये आपके एनपीवी रहेगी, क्योंकि सारे कैश फ्लोज हमने इसमें कंसिडर कर लिए। टाइम लगा है मानता हूँ, नो डिनाइंग द फैक्ट। So that's 109,89,789। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट करके देखता हूँ। $109,89,789। This is your NPV. Since the NPV is positive, लिख सकते हैं यहाँ पे, since the NPV is positive, company should accept the project. As simple as it is. आई डोंट थिंक अभी उसमें कुछ और बाकी है। मैं एक बार आंसर्स अगर आप बोलोगे तो आंसर्स चेक करके दिखा देता हूँ। आंसर में वेरिएशन आएंगे, क्योंकि मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ इंस्टीट्यूट ने क्या गलती की है, उसकी वजह से वेरिएशन तो आएंगे सर, कुछ कर नहीं सकते उसको। अच्छा आपको दिखाना है ना, आपको दिखाना है तो यहाँ से दिखाना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सेविंग दिख रही है वो है 1,05,56,000 की, जबकि हमारे यहाँ पे जो आप सेविंग देखोगे वो है 1,09,00,000 की। पता है हमारे यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 लाख बोल लो, 9,90,000 है, तो 5 लाख से सेविंग बढ़ गई। क्यों बढ़ गई ये भी मैं बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ने जब डेप्रीशिएशन निकाला, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जब डेप्रीशिएशन निकाला तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में आप देखोगे 21.875 है, यानी 21,87,500, जबकि हम लोग लग रहे थे 18,75,000। 18,75,000 और 21.875 में फ़र्क है। 21.875 माइनस 18.75, तो ये तकरीबन
सॉरी 3,12,500 का फ़र्क है, मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो तकरीबन 25 लाख आती है। यानी कि पता क्या है, इंस्टीट्यूट ने जो डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट किया वो 175 पे कैलकुलेट किया, और हमने जो कैलकुलेट किया वो 150 पे किया। सर इंस्टीट्यूट सही है क्योंकि फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट 175 है, नहीं, बाद में बताता हूँ। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा तो 175 की जो फिक्स कॉस्ट है उसमें 25 लाख की सब्सिडी एडजस्ट होगी, तो अपने आप ही फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट 150 लाख होगी बुक्स में। तो जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना चाहिए वो 150 लाख पे करना चाहिए। चलो आप अगर सेपरेट से रिजर्व भी बनाते हैं 25 लाख का, और 175 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो खर्चा, तो जो 25 लाख का रिजर्व है उसमें से भी आप 8 साल तक डेप्रिसिएशन या एक अमाउंट जो है 3,12,500 ये निगेटिव में ट्रांसफ़र करते जाओ हर साल। जैसे डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र कर रहे हो एसेट साइड से, वैसे ही लाइबिलिटी साइड से एक 3,12,500 की अमाउंट भी ट्रांसफ़र होगी। अल्टीमेटली इम्पैक्ट उतना ही पड़ना है। 21 लाख इधर लेके 3 लाख माइनस करने के बजाय एक ही जगह पे 18,75,000 लो, तो नेट इफेक्ट जो हमने सॉल्व किया वैसा आना चाहिए। मेन तो इसी की वजह से इनका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बाकी सब कुछ चीज़ें सारी ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल थिंग। और दूसरा चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे लिया, हाँ ठीक है, नहीं बाकी तो सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो डेप्रिसिएशन की फिगर थी उसमें दिक्कत हुई है, और फिर वो प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो वैसा आएगा। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। आर आंसर इज़ करेक्ट। जो इंस्टीट्यूट में वो एक छोटी सी गलती है प्रैक्टिस मैनुअल में। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। एनपीवी पॉजिटिव आई, क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था सर हमको, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज द मैनेजमेंट टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन। यस, एनपीवी पॉजिटिव है, यू शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट। 170 यानी 1,70,00,000 के प्रोजेक्ट में आपको 1,09,00,000 का तो फायदा हो रहा है, तकरीबन 1 करोड़ का फायदा हो ही रहा है ना, तो यू शुड गो फॉर दैट प्रोजेक्ट, इट्स गुड। 38 सेम टू सेम जैसा अभी हमने देखा ना, सेम टू सेम वैसा ही है, तो इसलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान दो, पहला साल दूसरा साल फिर 3 4 5 एक साथ और 6 7 8 एक साथ लिया उन्होंने, तो ये थोड़ा इजी भी जाएगा शायद आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, सी लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेक्टेड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, 5 साल की लाइफ है, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। आफ्टर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं, बट बिफोर टैक्स है। इसका मतलब ये जो आपको दिया है ये पीबीटी दिया है, इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन हमने अभी तक तो माइनस किया ही नहीं। सर हो चुका है, जो पीबीटी आपको दिया है ना क्वेश्चन में, इंस्टीट्यूट ने डेप्रिसिएशन माइनस करके फिगर दी है, सिर्फ ऐड बैक करना आपका बाकी रह गया है। अगर आप एनपीवी निकालते हैं तो, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो, निकालना क्या है सर, पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है इसमें। पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तकरीबन 5 चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2 जगह पे इनिशियल कैश फ्लो है और 4-5 साल में आपके कुछ कैश फ्लोज है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए आप क्या करोगे सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली फिगर लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली फिगर लेना, उसको एवरेज बनाना और डिवाइडेड बाय जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में दिया है वो। पे बैक पीरियड के लिए क्या करोगे सर, पे बैक पीरियड के लिए आप कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स लोगे, ठीक है, डिस्काउंटिंग करने के पहले की फिगर यानी कि ये। सो इसके लिए लोगे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, लिख लो अभी अभी लिखते जाओ, मैं तुरंत तुरंत बताते जाता हूँ। इसके लिए लोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 5 साल का टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 मार देना। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको प्रेजेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा, यानी यहाँ 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए 10% से तो आपको एनपीवी मिल ही चुकी है। नीचे में देखो आपको कितने परसेंट दिया, 36, 38, 40 दिया हुआ है इन्होंने। इसका मतलब तकरीबन तकरीबन आप 38% लेके देखो और 40% लेके देखो, आपका कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। 2 आंसर लेने पड़ेंगे आई थिंक, क्योंकि 10 के बाद अगर उन्होंने 37, 38, 40 दिया, इसका मतलब उनका प्रिडिक्शन होगा कहीं उसके आसपास कहीं एनपीवी होगी, इसलिए उन्होंने वैसा दिया है। सो गोज टू होमवर्क, नथिंग न्यू इन दैट।
चलो 40 और 41 से हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। 40 होमवर्क रहेगा, 41 मैं सॉल्व करवा दूंगा, या 40 मैं सॉल्व करवा के 41 दे दूंगा होमवर्क में। दोनों एक दूसरे के जैसे ही है। एक प्रैक्टिस मैनुअल में पूछा था, एक May 14 के एग्जाम में पूछ लिया फिगर्स बदल के। सो दोनों एक जैसे ही है, एक आप करो एक मैं करता हूँ, और ऐसे कहानी चलती जाएगी। तकरीबन 2 लेक्चर मान लो, क्योंकि काफ़ी सारे होमवर्क आने वाले हैं, आप मान के चलो। कॉन्सेप्ट सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो रिपीट बहुत सारी चीज़ें होगी, तो काफ़ी सारे होमवर्क आएंगे। और तकरीबन जो 17 से 18 क्वेश्चन आपके बाकी है, उसमें से एक आध क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, वो वर्किंग कैपिटल का इसमें इंक्लूड हो गया। सो फॉर द टाइमिंग जस्ट राइट डाउन दिस मच एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय।